हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज इनक्रेडिबल बाय सोनू। कल हमने अनुप्रास अलंकार के नियम पढ़ लिए थे। आज हम उनको डिटेल में करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कल मैंने बताई थी इसकी ट्रिक। इसकी डेफिनेशन होती है जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इसको हम उदाहरण के साथ समझते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर क्या हुआ है? त वर्ण की आवृत्ति हुई है। त तरनी, तरनी में क्या है? पहला अक्षर त। तनुजा त, तट में पहली आवृत्ति क्या हुई है? त। यानी कि जो भी इसमें सेंटेंस है, इसमें जो पहला अक्षर है उसमें क्या हुआ है? त वर्ण की आवृत्ति हुई है। और जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। सेकंड उदाहरण देख लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति हुई है। तीसरा एग्जाम्पल है मुदित महीपति मंदिर आए। इसमें किसकी आवृत्ति हुई है? मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है। चौथा उदाहरण है हमारा चारों चंद्र की चंचल किरणें। इसमें किस वर्ण की आवृत्ति है? च की। तो यहां पर हमारा क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार। पांचवा उदाहरण देखते हैं। कालिंदी कुल कदम्ब की डारण। तो इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? क वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। इसकी व्याख्या देख लीजिए। इन पंक्तियों में वर्णों का बार बार दोहराव होने से लय और सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार देखिए कैसे पहचानेंगे हम इसको। इसकी पहले तो डेफिनेशन कर लेते हैं। जहां एक शब्द दो या अधिक बार आए, एक शब्द दो या अधिक बार आए, वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। लेकिन इसकी कंडीशन है कि जो वर्ड है ना, जो एक जैसा बार बार आ रहा है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो हर बार अलग अलग होता है। तो देख लेते हैं आगे इसके एग्जांपल्स। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय। तो देखो यहाँ पर ना क्या है? कनक कनक, कनक कनक दो बार आया है और हर कनक का, दोनों कनक का अलग अलग अपना मतलब है। एक कनक धतूरा होता है और दूसरा कनक सोना। आगे वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा घटा दो बार आया है, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक घटा होता है बादल और दूसरा घटा होता है कम होना। आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है। इसमें बेर और बेर, बेर बेर की दो बार क्या हुई है? एक जैसी आवृत्ति आई है, एक जैसे दो शब्द हैं। लेकिन जो हमारा पहला है तीन बेर खाती थी, यानी कि खाने के लिए यूज हुआ है, तो क्या? फल। तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? एक बेर का मतलब हो गया फल और दूसरे का हो गया समय, यानी कि तीन बेर खाती थी, यानी कि तीन बार खाती थी। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा जेते तुम तारे तेते नव में न तारे हैं। तो देखो इसमें क्या है? तारे, तारे और तारे, तारे दो बार आया है, लेकिन जो हमारा पहला वाला तारे है उसका अर्थ होता है उद्धार करना।
और एक होता है दूसरा तारा, उसके बारे में बताया है सितारे के बारे में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक जैसे शब्द दो बार आते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, ये हमारा इसकी पहचान होती है। तो चलिए इसका एक और देख लेते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसमें मन का दो बार आया है। तो एक मन का जो होता है वो मोती होता है और एक मन का होता है मन का भाव। तो ठीक है, हम इसकी एक बार व्याख्या कर लेते हैं। हर उदाहरण में एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में देखिए, जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द आएगा और उस शब्द का अलग अलग अर्थ होगा। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी, यहाँ पे क्या आया है, पानी। पानी का देखो, पानी का अर्थ क्या होता है, चमक भी होता है, प्रतिष्ठा भी होता है और जल भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, पानी। पानी के कई अर्थ है। तो ये क्या हो गया, श्लेष अलंकार। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे क्या है, सुबरन। सुबरन देखो एक वर्ड है सुबरन, लेकिन इसमें जो ये शुभ्रन आया है ना, इसके अनेक अर्थ है, अलग अलग अर्थ है। इस सुबरन के सिर्फ शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ कई है। क्या अर्थ है इसका, एक तो होता है सुंदर शब्द, दूसरा होता है सुबरन का सुंदर रूप और तीसरा होता है सुबरन का स्वर्ण। तो यहां पर हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, देख लीजिए, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है मंगन को देख पट देत बार बार। पट क्या होता है, इसके एक बार, इसमें क्या हुआ, एक बार इसकी आवृत्ति हुई है पट, लेकिन जो ये पट है इसका मतलब होता है वस्त्र और दरवाजा। इस पट के दो मतलब हैं, एक वस्त्र होता है और एक दरवाजा। तीसरा है नेक्स्ट, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। तो यहाँ पे क्या आया है, हरित। इस लाइन में एक हरित शब्द आया है और इस हरित शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। हरित होता है रंग और हरित का मतलब प्रसन्न होना भी होता है। अजीर हसत विकसित सरोरुह, इसमें एक वर्ड आया है अजीर। अजीर का मतलब होता है आंगन और देवता। पता है ना, जहां पर एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है हमारा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। यहाँ एक शब्द प्रसंग के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, दोबारा से समझिए, जहां पर वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। जहां पर क्या होता है, एक ही शब्द के, यानी कि एक शब्द दो बार आए, उनका अलग अलग अर्थ निकले, वहां पर यमक होता है। जहां पर एक ही शब्द आए और उस एक शब्द के कई अर्थ हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट, उपमा अलंकार। जहां तुलना की जाए, जहां पर तुलना की जाए, तुलना के लिए
क्या आता है? सा, सी, सरिस, सम। जहां पर ये वर्ड दिख जाए, सा, सी, सरिस, सम, वहां पर समझ लेना कि तुलना की जा रही है। तो जहां तुलना की जाती है वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख, मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। और इसमें क्या आया है? सम। देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, सम आया, इसका मतलब समझ लेना कि उपमा अलंकार है, तुलना की जा रही है। मुख की किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से। तो यहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है। और हमने जो इसकी ट्रिक पढ़ी है, सा, सी, सरिस, सम, तो इसमें से कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है? सरिस। सरिस, सरिस का मतलब है तुलना के लिए यूज होता है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो जहां उपमा तुलना की जाती है वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट, हाय फूल सी कोमल बच्ची। हाय फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची की तुलना फूल से की गई है। और जो हमारा ट्रिक है इसमें सी रिपीट हुआ है तो मतलब तुलना हुई है। तो वहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही होंगी। अगर आपने मेरी पिछली वाली क्लास देखी है जिसमें मैंने ट्रिक कराई थी तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। टीले की तुलना हाथी से की गई है। टीले की तुलना हाथी से की गई है। और जो ट्रिक थी इसमें सा यूज हुआ है। यही से हम पहचानते हैं कि यह उपमा अलंकार है। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा। वचन की तुलना वज्र से की गई है। तो इसमें ट्रिक आई है हमारी सम। सम किस लिए यूज हुआ है? तुलना के लिए यूज हुआ है। फिर से समझिए, पहले वर्ड में सम था, दूसरे में सरिस था, तीसरे में सी, चौथे में सा, पांचवे में सम। ये सारे किसके लिए यूज हुए थे? तुलना के लिए यूज हुए थे। और जहां तुलना की जाती है वहां हमारा उपमा अलंकार होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। व्याख्या पढ़ लेते हैं। यहाँ तुलनात्मक वाचक शब्दों का प्रयोग कर गुणों की समानता दिखाई गई है। क्या करते हैं इसमें? तुलना के जो गुण है उसमें दिखाया जाता है कि तुलना की जा रही है। अब आता है हमारा रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार। जहां उपमेय और उपमान में कोई भेद ना रहे, अभेद आरोप हो, वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है। फिर से समझेंगे, जहां उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, यानी कि दोनों को एक जैसा दिखाया गया हो, तो वहां हमारा रूपक अलंकार होता है। जैसे मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। चंद्रमा और खिलौना एक ही है, यानी कि बताया गया है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। इसमें चंद्रमा और खिलौना को एक ही बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है? उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है। जहां पर ऐसा होता है वहां क्या होता है? हमारा रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी।
अंबर को पनघट माना गया है। अंबर को क्या माना गया है? पनघट। तो यहाँ पर दोनों को एक जैसा दिखाया गया है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार। तीसरा है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई यानी कि चरण ही कमल है, चरण ही कमल है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण ही कमल है मतलब चरणों को ही कमल बताया है, दोनों को सेम, तो रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम को ही रतन धन माना गया है, राम को ही क्या मान लिया है? रतन धन मान लिया गया है, तो रूपक अलंकार है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ का मेहमान के रूप में वर्णन है। व्याख्या। व्याख्या क्या होगी हमारी? यहाँ गुणों में इतनी समानता है कि एक दूसरे का रूप दे दिया गया है, तो वहाँ हमारा रूपक अलंकार होता है। अगर कहीं पर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको कंप्लीट करा पाऊँ और कुछ ना छूटे। ठीक है दोस्तों, जहाँ संभावना व्यक्त की जाए, उत्प्रेक्षा में क्या होता है? जहाँ संभावना व्यक्त की जाए, जैसे मनहु, मानहु, जनु, जानहु। मनहु, मानहु, जनु, जानहु, वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार हमेशा संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, हम इसको पहचानेंगे कैसे? इसमें जो हमारी ट्रिक है वो मनहु, मानहु, जनु, जानहु रिपीट होता है कहीं ना कहीं, ये हमें देखने को मिलता है लाइन में, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो चलिए देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम शलोने गात। मनहु नीलमणि सैल पर आतप प्रयो प्रभात। पीले वस्त्रों में कृष्ण पर सूर्य की क्या है? संभावना। इसमें पीले वस्त्रों में कृष्ण पर सूर्य की संभावना व्यक्त की जा रही है, मतलब जहाँ संभावना वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। और जब हमने इसको पढ़ा, इसका उदाहरण देखा, तो हमारी ट्रिक में से मनहु इसमें रिपीट हुआ है, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। उस काल मेरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। सागर जागने की कल्पना, सागर जागने की कल्पना की जा रही है, मतलब जो हमने ट्रिक करी थी इसमें, तो उसमें क्या हुआ है? मानो। मानो, मनहु, मानहु, जनहु, जानहु, मानो। मानो भी इसमें ऐड कर लेना, मानो भी उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना के, संभावना के लिए व्यक्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट। मुख मानो चंद्रमा है। मुख मानो चंद्रमा है। मुख के चंद्रमा होने की कल्पना की गई है। जहां पर कल्पना वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ट्रिक क्या है हमारी इसमें? मानो। मानो से हम पहचान लेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। फ्रेंड्स, आपको ना मनहु, मानो, जनहु, जानो और क्या है ये ना अच्छे से याद करना पड़ेगा, तब आप इसको याद कर लोगे ना कि ये हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं, तो आप इनको अच्छे से पहचान पाओगे। नेक्स्ट है जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, वृद्धावस्था की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो उत्प्रेक्षा। पाहुन, पाहुन ज्यो आए हो, कई बार ऐसा होता है कि इसमें दिया भी नहीं होता है, लेकिन इसमें जनु है, जनु वर्ड दिया हुआ है। पाहुन ज्यो आए हो
गांव में शहर के, पाहुन ज्यो आए हो गांव में शहर के, मेघ का दामाद की तरह आना। तो ये क्या है, एक संभावना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट व्याख्या कर लेते हैं इसकी। मानो या जनु का प्रयोग करके स्थिति की कल्पना की गई है। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, जहां बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, जहां पर एक बात को, छोटी सी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति होती है। अतिशयोक्ति खुद पे खुद लगने लगती है। देखो, जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाए आगी, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भागी। तो देखो इसमें कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, तब तक तो सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भूत प्रेत भाग गए। तो देखो इसमें क्या है, आग भी नहीं लगी और लंका भी जल गई। तो ये क्या है, बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ये कह रहा है कि देखो साकेत नगरी ना स्वर्ग में गगन से मिलने जा रही है, ऐसा नहीं है। ये बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो ये जहां पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे वहां हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखो आगे नदियां पड़ी अपार, आगे तो नदी बहुत बड़ी है, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा उधर कैसे जाएगा, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। जैसे राणा सोच ही रहा था तब तक तो घोड़ा उस पार जा चुका था। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। नदियों ने माथे पर बर्फ का तिलक लगाया, नदियों ने माथे पर बर्फ का तिलक लगाया। इसमें कहा गया है कि जो नदियां है ना, उन्होंने अपने माथे पर बर्फ का तिलक लगाया है। तो बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो अतिशयोक्ति अलंकार। इतना रोया था वह कि ताल तलैया भर गए। अरे भाई, वो इतना रोया कि जितने भी ताल तलैया थे वो सारे ही भर गए। तो बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। जहां बात को बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे तो मतलब अतिशयोक्ति अलंकार। व्याख्या, यहाँ स्वाभाविक सीमा से बाहर जाकर वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, जहां निर्जीव वस्तुओं में मानवीय भावनाओं क्रियाओं का आरोप हो, वहां हमारा क्या होता है, मानवीकरण अलंकार। इसको ना आप बिल्कुल सीधी भाषा में समझिए, अपनी भाषा में समझो कि मानवीकरण अलंकार वहां होता है जो भी कोई निर्जीव वस्तु है या प्रकृति है, ठीक है, और उसको एक इंसानी रूप दे दिया जाता है। तो वहां क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। जहां निर्जीव वस्तु जिसमें जान नहीं है, प्राण नहीं है, तो जहां निर्जीव वस्तुओं में मानवीय भावनाओं क्रियाओं का आरोप दे दिया, यानी उनको इंसानी रूप दे दिया जाए, तो वहां हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। एग्जाम्पल है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें बताया गया है कि उषा का स्त्री की तरह काम करना, उषा का स्त्री की तरह काम करना, मतलब जो उषा है उसको स्त्री का रूप दे दिया गया है, मानव का रूप दे दिया गया है। तो ये क्या है, मानवीकरण अलंकार। फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे
कलियां मुस्काई मतलब फूलों का हंसना। कभी फूल हंसते देखे हैं? फूल हंस रहे हैं मतलब उनको एक इंसानी क्रिया दे दी गई है, इंसान का रूप दिया है, तभी तो हंस रहे हैं। तो वहां पर जहां इंसान का रूप दे दिया जाए वहां मानवीकरण अलंकार। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो यहाँ क्या है? बादलों का सजना। बादलों का सजना क्या है? एक इंसानी क्रिया उनको दे दिया गया, यानी बादल सज रहे हैं, सज सवर के आए हैं। तो मतलब यहाँ पर मेघ जो बादल है उसको इंसान का रूप दिया गया है, तो मानवीकरण अलंकार। बीते विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। सेम है ये, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, पर यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल अलग है। तारे को घड़ा माना, तारे को घड़ा माना गया है। ये जो है ना, इसको हटा लेना आप। जो घड़ा माना है ना, ये भी तो एक निर्जीव ही है, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या है, इंसानी क्रिया नहीं दी गई है, तो ये वाला आप प्लीज इसको इग्नोर करना, ये वाला ठीक है, ये थोड़ा गलत है। जो मैंने ऊपर कराया ना वो ठीक है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। कलियों का मुस्काना, कली तभी मुस्काएंगी जब उन्हें इंसानी रूप मिलेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। व्याख्या, निर्जीव वस्तुओं को मानव के समान क्रिया करते हुए दिखाया जाता है इसमें। वैसे ही मैंने अभी आपको कंप्लीट क्लास करा दी है, हमारी क्लास यहीं तक थी। आगे मैंने सोचा था कि ना ये आगे मैं आपको एक दो और हैं जो इसमें थोड़े से देख लीजिए, थोड़े से और थे, मतलब अच्छे से और बताया गया था, इसमें थोड़ा डिटेल में था, पर मैंने आपको पहले से भी बहुत अच्छे से डिटेल में बता चुकी हूँ। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो जैसी भी लगी हो तो अपना जो है ना कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। मैंने अपनी पूरी तरह से कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। सच्ची मानो कि मैंने ना आपको बिल्कुल ऐसे समझाया है ना कि मैं अपना बिल्कुल 100% अपना बेस्ट दिया है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करें, अपनी क्वेरी लिखें कि मुझे यहाँ से नहीं समझ में आया है, तो मैं आपको कुछ सजेशन दूंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।